हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार, हर कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल हो पाता है। जितने भी टेक्स्ट आप इंस्टाग्राम पर मुझे करते हैं तो उनका सभी का रिप्लाई और वो भी सिमिलर या एक जैसे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक देखिएगा। तो उसमें मैं आपको काफी चीज बताने वाला हूँ। वो ये है कि जैसे कि हर हर शिफ्ट में अलग अलग वर्ड्स पाए गए। चार शिफ्ट एग्जाम में हुआ था, मतलब चार शिफ्ट में हुआ था एग्जाम। तो चारों ही शिफ्ट में जो पूरे मतलब एक पैराग्राफ में जो वर्ड्स लिखे थे वो टोटल मतलब अलग अलग पाए गए। किसी में 24, जैसे कि मेरे में 24 थे, किसी के 30, 31। तो ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पर नई बात ये बता रहा हूं कि जो पहला पैराग्राफ था हमारा, उसमें लगभग जो आपको स्क्रीन पे सबसे पहली बार दिखा उसमें लगभग 1800 स्ट्रोक्स थे। ये अब तक का निकल के आया कि लगभग 1800 स्ट्रोक्स थे। अब अगर आप पुराना वाला जो टाइपिंग का उनका सैंपल देख सकते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में टाइप करके भी दिखाया था वर्डपैड में, जिसमें उनके वर्ड्स तो डिफरेंट थे बट उनके जो स्ट्रोक्स निकल के आए थे पर स्ट्रोक विद स्पेस बार, तो वो उनके लगभग 1930 के आसपास थे। और इस बार जब 1800 निकल के आए हैं एक शिफ्ट में, तो आप ये मान सकते हैं कि चारों ही शिफ्ट के लगभग बराबर होंगे। तो अब लोगों का सवाल यहां से जनरेट ये होता है कि हम एक पैरा लिख के आए, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये मिनिमम है कि जो जब आपकी टाइपिंग वहां शुरू हुई थी और वहां पे जो एक पैराग्राफ लिखा आया था शुरुआत से लेके एंड तक विदाउट एनी स्क्रोलिंग, जब जब तक आपने स्क्रोल नहीं किया था, तो वो लगभग 1800 के आसपास स्ट्रोक्स थे। अगर आप उतना लिख के आए हैं तो आपके पास होने के चांसेस काफी हद तक बन जाते हैं। पर इसमें भी इफ एंड बट वाला सीन है कि अगर आप 3% एरर के अंदर कम, जो आपके एरर है 3%, वो उसके अंदर ही रहे। तो एक बात ये हो गई। अब लोग सवाल ये मुझसे ये करेंगे कि सर हम तो एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन और लिख के आए, दो लाइन। तो देखिए, मिनिमम मैंने आपको बता दिया, अब चाहे आप कितने भी लिखाएं। बट हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उतने लिखने पे आप पास हो जाएंगे। अब कई लोग, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर हम पहले ही पैराग्राफ में हमारी एक लाइन छूट गई है। तो एक लाइन तो आपने ब्लंडर कर ही दिया है। देखिए, मैंने ये कहा था कि हाँ वर्ड स्किप कर सकते हैं, बट मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप वर्ड स्किप करने के साथ साथ आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल ना करें। 1750 स्ट्रोक्स का मिनिमम क्राइटेरिया बनता है 35 की नेट स्पीड के हिसाब से। तो सिंपल सिंपल बात ये है कि अगर आपने एक लाइन छोड़ दी है पहले पैराग्राफ की, तो हो सकता है कि फिर आप सेकंड वाला जब आपने स्क्रॉल किया हो तो पैरा के हिसाब से आप 5 या 6 लाइन लिख के आए हो, तो पहली वाली आपकी जो लाइन है वो कंपेंसेट हो जाएगी। तो छोटी छोटी बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। कि देखिए, जो जो बच्चे टाइपिंग में वो पहला पैराग्राफ लिख के आए हैं वो डिस्क्रिप्टिव की आंख बंद करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। अपने सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो जाए कि हाँ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बता देता हूँ कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा देंगे या बहुत अच्छे टॉपिक बता देंगे जो आपको आ जाएंगे। देखिए, डिस्क्रिप्टिव का सिंपल सा फंडा है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा इंग्लिश का यूज होगा, जितना अच्छी वोकैब आपकी होगी, उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कई बार जो कॉपी आपकी चेक करता है उसके माइंड सेट के हिसाब से भी नंबर मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी बुरा लिखा हो, मार्क्स लगभग सबको एवरेज ही मिलते हैं। ठीक है, बस आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वोकैब वाली जो मिस्टेक्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में रिजल्ट की बात करता हूं। देखिए, ये रिजल्ट है सीबीटी और टाइपिंग का। रिजल्ट आएगा आपका एक साथ। ये भी है, पता है कि अगर आप टाइपिंग में पास होंगे तो ही आपके सीबीटी के, मतलब सीबीटी में पास होगा तभी रिजल्ट आपका पब्लिश होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार रिजल्ट में केवल एक लिस्ट जारी होगी, केवल एक लिस्ट जारी होगी जिसमें आपके रोल नंबर्स होंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के। ये मुझे नहीं पता कि वो लोग कितना गुना बच्चे आपको बुलाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए और आगे इंटरव्यू के लिए। तो लिस्ट, मुझे लगता है कि लिस्ट जारी होगी। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पूरा हमारा एक स्कोर कार्ड जारी किया था, विद हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स थे और प्री के और आपके टाइपिंग के, इस तरीके से पूरा हुआ था। तो वो भी अगर देखा जाए तो वो एक सिंगल डे एग्जाम था। वहां पर सिंगल डे ही टाइपिंग और सब चीज हुई थी, तो उन्होंने आपका सब चीज डिक्लेयर कर दी थी। पर इस बार सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आएगी, मार्क्स आपके सीबीटी के शो नहीं होंगे। केवल जो बच्चे पास होंगे वो लिस्ट में उनका नाम आएगा। और टाइपिंग में पास होंगे तो जाहिर, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप टाइपिंग में पास हो गए ऑटोमेटिकली। तो आप उन पे क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं आ रही है। वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और एक प्रूफ बताऊंगा आपको। शायद आपने वो चीज खुद से स्किप कर दी होगी, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी और आपके लिए ये तभी वीडियो में आपको लेके आऊं। ये रीजन बताऊंगा कि मार्क्स आपके क्यों नहीं आएंगे।
ठीक है। उसके बाद आंसर की तो आपको 5 तारीख से पहले या 6 तारीख के आसपास ही आपको आंसर की मिल जाएगी, पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। उससे पर आंसर की से कोई फायदा होगा नहीं, आप बस ये लगाएंगे हाँ हमारे सीबीटी में मार्क्स इतने बैठे हैं, तो बस, क्योंकि उसमें आंसर की में कट ऑफ तो शो होती नहीं है, तो केवल वो आंसर की आएगी तो उससे आप अपने से मार्क्स जज कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि कोई हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। कट ऑफ तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई कर ही लेंगे, बट प्रॉब्लम सारी टाइपिंग की, तो ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो उनके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। देखिए, आप अपनी एडवर्सरी खोलेंगे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोवाइड करी थी, तो जो उसमें चैप्टर 2 है, जो एग्जाम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है, उसमें अगर आप पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द गैप पीरियड ऑफ 30 मिनट्स कैंडिडेट में प्रैक्टिस द टाइपिंग एंड चेक दैट ऑल कीज ऑफ कीबोर्ड्स अलोंग विद माउस, मॉनिटर एंड डिस्प्ले। आपको जब आप अपनी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे ना, तो वो एंटरटेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एडवर्सरी में ये सारी चीजें हाईलाइट करके दी हैं कि हमने आपको 30 मिनट का टाइम दिया था और सारी चीजें आपको बोली थी करने के लिए। उसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 15 पढ़ लीजिए। इन केस द कंप्यूटर माउस अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट मेल फंक्शंस एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। मेल फंक्शन का मतलब वही है कि आपका सर्वर स्लो हुआ, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली अलॉटेड अनदर कंप्यूटर सिस्टम। या तो उसको कंप्यूटर दूसरा प्रोवाइड किया गया होगा उस टाइम ड्यूरिंग, या फिर उसको आपने लिखा हुआ है ड्यूरिंग चेंज या रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टाइमर गेट फ्रीज टू गिव द कैंडिडेट द फुल अलॉटेड टाइम, देयर वुड बी नो लॉस ऑफ टाइम फॉर द कैंडिडेट। उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर अ सेफर साइड अपनी चीजें इंस्ट्रक्शन में दी थी कि इस तरह की चीज आपको हो सकती है और आपको जो है एग्जाम सेंटर पर ही चीजें सारी की सारी रिजॉल्व करनी होंगी। अब हालांकि एनटीए के जो वहां मतलब इन्विजिलेटर्स थे, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था, ये चीज आपने भी देखी और मैंने भी देखी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, होगा कुछ नहीं, कुछ चीजें एंटरटेन नहीं होगी क्योंकि मैं भुगता हुआ स्टूडेंट हूं, ठीक है। पहली चीज ये है। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि चैप्टर 29 देखिए, सॉरी चैप्टर 3 का पॉइंट नंबर 29 देखिए, इसका एक सॉल्यूशन भी है कि देखिए उन्होंने अपने ही एडवर्सरी में लिखा हुआ है, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन और असिस्टेंस यू कैन राइट एट jca.sci.gov.in और कॉल एट हेल्पलाइन नंबर 01140759000। तो देखिए, अगर तब भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हमको देखी गई। तो ये हुआ आपका एक असिस्टेंस देने का कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप वहां पर ये देख सकते हैं। उसके बाद आप चैप्टर 6 खोलिए और चैप्टर 6 पॉइंट नंबर 14 खोलिए। तो मैं आपको देखिए आप पढ़ के बता देता हूं। चैप्टर 14 जो है उसमें यह है कि कोई भी असिस्टेंस के लिए क्या होगा, द इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट शैल बी रिमेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ओनली एंड शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट और एनी अदर पर्सन, देयरफॉर द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड to download the uploaded information, keep the same with them for future reference। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आ सकती है तो वो इस एडवाइजरी के हिसाब से ही अपना काम करेंगे, उनका ये मतलब है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई शैल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि रिजल्ट पब्लिश हुआ, आपका नाम उसमें नहीं आया या फिर कुछ ऐसी वहां चीजें आई जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो अगर जब आप आरटीआई डालेंगे ना तो वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपकी चीजों का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता पाएगा। इनका मतलब ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद असिस्टेंट का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इतनी फास्ट पेस पे ये लोग करेंगे चीजें, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ पाएगा। जो लोग पास हो पाएंगे उन्हीं के लिए थोड़ा अच्छी बात है, और जो लोग नहीं हो पाएंगे हम ये कह सकते हैं कि अनलकी डे रहा, ठीक है। और बाकी जो एनटीए है वो किस तरीके से उसका कार्यक्रम रहता है वो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 15 पढ़िए, नो एप्लीकेशन विद रिगार्ड टू मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी एंटरटेन एज द सेम शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इन द कोर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स आपके तभी दिखाए जाएंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मार्क्स इसलिए दिखाए गए थे, स्कोर कार्ड इसलिए आया था क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट था, और यहां पर फाइनल रिजल्ट का मतलब है आफ्टर इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू हो जाएगा, पूरी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके कुछ टाइम बाद आपको आपके मार्क्स दिखाई पड़ेंगे। जो बच्चे डिस्क्वालिफाइड होंगे या जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे, सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी। टाइपिंग में आपने कितने वर्ड्स लिखे, किस तरीके से आप पास हुए, तो वो सब आपकी चीजें तब होंगी। तो मेरा ये एक छोटा सा मैसेज है कि जो भी लोग हैं
जो थोड़े से डिलेमा में है चीजों को लेके, अपनी टाइपिंग के रिगार्डिंग या सीबीटी के रिगार्डिंग, के पेपर भी इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है आप समझ सकते हैं कि नोविस थे आप, अभी आपने शुरुआत करी थी अपनी तैयारी की, तो दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट हो जाइए। मेरे अकॉर्डिंग अभी 3 एग्जाम्स हैं। सीजीएल है जो कि दिसंबर में पेपर होने वाला है, उसके फॉर्म्स जल्दी भर दीजिए, नोटिफिकेशन भी आया था। उसके बाद यूपीपीसीएल के एग्जाम्स है जिसमें अच्छा सिलेबस है और उसमें भी एक हिंदी टाइप राइटिंग है। हिंदी टाइप राइटिंग की बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले तो पेपर पास करना जरूरी है। देन उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्जाम आ रहा है, ये भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भरेंगे तो बाद के मेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो बस इतना ही कहने का मतलब है कि यार देखिए, छोटी सी बात यही है कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। सिस्टम से लड़ना हर बार बहुत, मतलब हर बार इतना आसान नहीं होता और बहुत मुश्किल होता है। तो कम पोस्ट थी, तो जिनको भी अपने ऊपर शक हो या चीजें खराब हो तो इस वैकेंसी के ऊपर टाइम अपना मत वेस्ट करिएगा, आगे अपना फ्यूचर फर्दर पढ़ते रहिए और यही आपके लिए अच्छी बात होगी। और ऐसा भी नहीं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप बहुत ज्यादा ही मतलब एकदम डिप्रेस हो जाएंगे कि यार हम तो इतना अच्छा करके आए थे तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने आपको इसलिए ये बातें बता दी हैं कि आपको पहले से ही पता नहीं चीजें। ठीक है गाइज, और कोई असिस्टेंट की जरूरत हो तो मैं आपको कमेंट आप मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से आपकी कोई हेल्प करूंगा। और जो ये मैंने 3 एग्जाम्स बताए, सीजीएल 2022 और आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट एंड आपका यूपीपीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम है, इनके लिए मैं खुद भी तैयार कर रहा हूँ और जो भी हेल्प मेरे से बनेगी मैं आपको कर दूंगा। हालांकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की मैं भी तैयारी करूंगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा ठीक ठाक गया है, बाकी मैंने आपको बताया कि टाइपिंग पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरीके से ही मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइज। बाय, टेक केयर।